तालिबान के आगे सरेंडर करने को तैयार नहीं है अहमद मसूद। अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके में मसूद अपने लड़ाकों में जोश भर रहे हैं। तालिबान से सीधी टक्कर लेकर अहमद मसूद पंजशीर के हीरो बन गए हैं। उन्होंने तालिबान को साफ साफ कह दिया है कि हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपनी जमीन और अपना सम्मान कुर्बान नहीं कर सकते। मसूद अपने हथियारबंद लड़ाकों के साथ लगातार पंजशीर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों में तालिबान से लड़ने के लिए जोश भर रहे हैं। इस बीच पंजशीर वालों के तीखे तेवर देखकर तालिबान के रुख में कुछ बदलाव आया है। तालिबान प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पंजशीर का मसला शांतिपूर्वक सुलझाएंगे। अहमद मसूद के पिता और मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद को पंजशीर घाटी का शेर कहा जाता था। पंजशीर ही इकलौता प्रांत है जहां तालिबान के खिलाफ नया नेतृत्व बन रहा है। अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा लोगों को काबुल एयरपोर्ट पर डराने के लिए आज एक बार फिर हुई फायरिंग। गोलियों की गूंज के बावजूद पीछे नहीं हटने को तैयार है लोग। विमान एयरपोर्ट के अंदर खड़े हैं, लोग अपने परिजनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हवा में ताबड़तोड़ गोलियां भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी लोग यहां से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। ये काबुल एयरपोर्ट की आज की तस्वीर है, जहां आज फिर तालिबान के लड़ाकों और अमेरिका और ब्रिटेन के जवानों ने हवाई फायरिंग की। काबुल एयरपोर्ट के बाहर डटी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ये हवाई फायरिंग की गई। 15 अगस्त से लेकर अब तक रोजाना काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों को डराने के लिए इस तरह की हवाई फायरिंग की जा रही है, लेकिन अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद लोग जो अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। अपनी पुरानी हरकतों पर लौट आया है तालिबान। तालिबान ने अफगानिस्तान की गजनी में इस्लामिक हेरिटेज साइट के गेट को तोड़ डाला। इस्लामिक कल्चर की हेरिटेज साइट को दर्शाते अफगानिस्तान के गजनी गेट को तालिबानियों ने ढहा दिया, वो भी क्रेन लगाकर। यह गेट 8 साल पहले साल 2013 में इस्लामिक सभ्यता को दर्शाने के लिए बनाया गया था। तब गजनी शहर को इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्लामिक कल्चर की एशियाई राजधानी घोषित किया गया था। उसी की याद में ये गेट बनाया गया था, जिसका तालिबान ने अब नामो निशान मिटा दिया। अफगानिस्तान का गजनी शहर किसी दौर में गजनवी साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली अफगानिस्तान की लड़कियों की रोबोटिक्स टीम ने भी छोड़ दिया देश। इन लड़कियों ने कतर में शरण ली है। अफगानिस्तान की रोबोटिक टीम की यही वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने आविष्कारों से दुनिया को चौंका दिया। 15 से 18 साल की उम्र की ये लड़कियां तालिबान से बचते बचाते कतर के दोहा पहुंच गई हैं। ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने अपने बनाए लैंडमाइन डिटेक्टर और कार के पुर्जों से बने कम लागत वाले वेंटिलेटर को पेटेंट कराया है। अब ये अपने परिवार को छोड़कर बेहतर भविष्य के लिए कतर पहुंच गई हैं। 2017 में अमेरिका के वॉशिंगटन में जो पहला वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड हुआ था, उसमें भी इन लड़कियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद उन्हें अपना भविष्य चौपट नजर आ रहा है। सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने के मोदी सरकार के फैसले पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा 70 सालों में जो कुछ बना, मोदी सरकार उसे बेचने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने सरकार के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि देश की जिन संपत्तियों को बनाने में 70 साल लगे, उनको मोदी सरकार 3-4 उद्योगपतियों को तोहफे में दे रही है। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी, उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। राहुल गांधी के मोदी सरकार पर हमलों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कैसे निशाना साधा, ये बताएंगे आगे। सरकारी संपत्तियां बेचने के राहुल गांधी के आरोपों का सरकार ने दिया जवाब। स्मृति ईरानी ने कहा 6 लाख करोड़ सरकार के खजाने में आएगा, ये राहुल को पसंद नहीं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो आरोप लगाए, उनका जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई। उन्होंने राहुल गांधी पर सवालों की झड़ी लगा दी।
आज जिस प्रकार की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का उन्होंने दर्शन दिया, वो इस बात को साबित करता है कि ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छीटाकशी करने का राहुल गांधी जी का प्रयास है। वित्त मंत्रालय ने कहा है 2022 से 2025 के बीच 6 लाख करोड़ की संपत्तियां बेची जा सकती हैं, जिसमें हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे और बिजली समेत कई संपत्तियां शामिल हैं। रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करने वाले वो पहले राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में दर्शन पूजन के साथ रामायण कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। इसके अलावा आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति के आने पर अयोध्या में रामकथा पार्क दीपोत्सव स्थल पर एक बड़ा आयोजन रखा गया है। लगभग 250 कलाकार मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान एक शोभा यात्रा निकालने का भी प्लान है। 2 महीने में ये दूसरी बार होगा जब राष्ट्रपति विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगे। इससे पहले 25 जून को राष्ट्रपति दिल्ली से विशेष ट्रेन से अपने गांव कानपुर पहुंचे थे। ऑक्सीजन कंटेनर लेकर इंडोनेशिया पहुंचा भारतीय नौसेना का जहाज INS ऐरावत। इंडोनेशियाई सरकार की अपील पर भारत ने की है मदद। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर के बंदरगाह पर ये विशाल कंटेनर उतारे जा रहे हैं। ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है जो कि भारत की तरफ से भेजी गई है। कोरोना जैसे आपातकालीन हालातों में ये मेडिकल ऑक्सीजन बड़े काम आती है। भारतीय नौसेना के इस जहाज ने 10 मेडिकल ऑक्सीजन के कंटेनर इंडोनेशिया में उतारे हैं। खुद इंडोनेशिया की सरकार ने भारत से इस तरह की मदद की गुहार लगाई थी। भारत सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि INS ऐरावत मित्र देशों तक मेडिकल सप्लाई भेजने का काम जारी रखेगा। महाराष्ट्र में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अपमानजनक बयान देने के मामले में हुई है कार्रवाई। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गिरफ्तार कर लिया गया है। राणे को रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ वाले विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। FIR दर्ज होने के बाद नारायण राणे ने रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन वो खारिज हो गई, जिसके बाद नारायण राणे की गिरफ्तारी तय हो गई थी। नारायण राणे पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए धारा 153 और 505 के तहत केस दर्ज किया है। नारायण राणे की गिरफ्तारी से पहले शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में उत्पात मचाया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल। शिवसेना कार्यकर्ताओं की शिकायत पर 3 जगह FIR दर्ज, जगह जगह हंगामा। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें हैं। मुंबई से लेकर नासिक तक बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी शिवसेना के समर्थक राज्य में उपद्रव पर उतर आए हैं। नासिक, सांगली, औरंगाबाद में बीजेपी दफ्तर और नारायण राणे के पोस्टरों को निशाना बनाया गया है। बोलायचा अधिकार तरी आहे काय? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याशी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र? तिलक महोत्सव काय हे असतं तर कानाखाली चढवले. एक आहे देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी. नारायण राणे ने कहा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। बीजेपी भी राणे के पक्ष में खड़ी हो गई है। ये देखिए, लाठी, डंडे, पत्थर दोनों ओर से फेंके जा रहे हैं। ये देखिए, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज यहाँ पर शुरू कर दिया है। इस तरफ नारायण राणे के कार्यकर्ता हैं जिनके हाथ में बीजेपी का झंडा है और दूसरी तरफ वहाँ पर पीछे की तरफ शिवसैनिक हैं। बीच में पुलिस है, लेकिन पुलिस यहाँ पर अपर्याप्त जान पड़ रही है। दोनों तरफ लाठियां पड़ रही हैं, दोनों तरफ लाठियां भांजी जा रही हैं। एक तरफ शिवसैनिक है और एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। शिवसैनिकों को रोकने के लिए और दूसरी तरफ राणे समर्थकों को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस अपर्याप्त जान पड़ रही है। शिवसैनिकों की ओर से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। ये जगह एक तरह से जंग के मैदान में तब्दील हो गई है राणे समर्थक और शिवसैनिकों के बीच में। मुंबई के जुहू इलाके में नारायण राणे के घर के बाहर हुए हंगामे के बाद अब पुलिस बल का उपयोग कर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेला जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी यहां पर फील्ड पर पहुंच गए हैं। नारायण राणे का बैनर लेकर आए हुए थे
उस बैनर पोस्टर को तोड़ रहे हैं। ये देखिए स्कूटर है, किसी की बाइक है, उस बाइक को तोड़ रहे हैं। ये देखिए नाराजगी, गुस्सा, ये बाइक तोड़ रहे हैं। अब ये बाइक पर गुस्सा उतार रहे हैं। यहाँ देखिए ये भाजपा का एक बैनर है जिसपे तमाम भाजपा के नेताओं का तस्वीर है और यहाँ देखिए इस पर कालिक पोत रहे हैं और गंदगी पोत कर अपना गुस्सा जो है वो यहाँ जाहिर कर रहे हैं। तमाम जो रिक्शा है उसको मजबूर किया जा रहा है कि रिक्शे को मजबूर किया जाए कि वो इस बैनर पर से जाए। ये देखिए मजबूर किया जा रहा है, चाहे वो कार हो, रिक्शा हो, बाइक हो, उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप यहाँ इस बैनर के ऊपर से जाइए। और इस प्रकार से भाजपा के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा निकला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में मचा बवाल। शिवसेना और एनसीपी ने नारायण राणे के बयान को महाराष्ट्र का अपमान बताया, जबकि बीजेपी ने नारायण राणे के बयान से खुद को अलग करते हुए नारायण राणे का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर है तो एनसीपी राणे के बयान को महाराष्ट्र का अपमान बताकर निशाना साध रही है। हमें लगता है ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। हर रोज राज्यपाल पर तो आपके सब लोग बोलते हैं, उनको चोर कहते हैं, फिर हमारे राज्यपाल जी को बूढ़ा कहते हैं, उस पर क्या करेंगे। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर नारायण राणे को गिरफ्तार किया जाता है तो भी जन आशीर्वाद यात्रा जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत। 5 से 7 मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। पंजाब में चुनावी साल में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पार्टी के भीतर उनके खिलाफ असंतोष का एक नया मोर्चा खुल गया है। कैप्टन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर 20 कांग्रेसी विधायकों और 3 अन्य मंत्रियों की बैठक हुई है। ये असंतुष्ट धड़ा अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आ रहा है, जिसमें कैप्टन सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, तृप्त राजेंद्र बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस महासचिव प्रगट सिंह शामिल हैं। कांग्रेस हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच का झगड़ा बड़ी मुश्किल से सुलझा पाया था। अब ये नई बगावत उसके सामने नई मुसीबत लेकर आई है। क्यों सीएम चुने जाने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव को लेकर आशंकित है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने खुद चुनाव आयोग से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके उपचुनाव की घोषणा की जाए। मई महीने में नंदीग्राम का चुनाव हारने के बावजूद सीएम बनी ममता बनर्जी के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है, जिसकी मियाद इसी साल नवंबर महीने में खत्म हो रही है। अभी हालांकि उसमें कुछ वक्त है, लेकिन ममता बनर्जी को खुद चुनाव आयोग से गुजारिश करनी पड़ी है कि उपचुनाव की घोषणा की जाए। Our COVID situation is totally under control, and their people have the right to cast their vote, and they have the right to be elected for the assembly. So I will request them. They have already asked a later opinion from all the political parties because we should not curtail the democratic right of the people. वैसे ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनाव के नतीजे को कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें वो शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। बिहार में आई बाढ़ पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का आया बेतुका बयान। कहा बाढ़ देवीय प्रकोप है, बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा। केंद्र में मंत्री बनने के बाद जब पशुपति पारस पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे तो एक भव्य रोड शो निकाला गया। ये वही हाजीपुर है जहां की एक बड़ी आबादी बाढ़ से जूझ रही है। लोग दरबदर हो गए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के बजाय मंत्री जी ने हैरान करने वाला बयान दे दिया। ये देवी प्रकोप है, बाढ़ रहा जो है देवी प्रकोप पूरे देश में है, पूरे बिहार में। दर्द जानने के लिए जाएंगे के क्षेत्र में? जाएंगे नहीं। बाढ़ को दैविक प्रकोप तो बताकर मंत्री ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन वो ये भूल गए कि ये बाढ़ पीड़ित उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के हैं। कल ही मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चूड़ी वाले को भीड़ द्वारा पीट दिया गया था। अब राजस्थान में एक असहाय फकीर निशाना बना है।
ये वाकया हुआ अजमेर के रामगंज थाने के सुभाष नगर इलाके में। यहाँ एक फकीर और उसके परिवार से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। फकीर परिवार से मारपीट के आरोपी ललित शर्मा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि मारपीट करने वालों ने फकीर परिवार पर चोरी का आरोप लगाया और फिर मारपीट शुरू कर दी। आरोप ये भी है कि फकीर परिवार को आरोपियों ने अपशब्द भी कहे। मामले की जांच की जा रही है। अजमेर में एक फकीर और उसके परिवार वालों के साथ की गई मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।